दिस इज़ वलीद अहमद ख़ान एंड आज की वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के टॉपिक को. डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इफ़ यू आर अ बिगनर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं या उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं. बेसिकली हमारे पास जितनी भी टोटल मतलब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होते हैं, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट. अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम से. एल्गोरिथम को समझने के लिए इसका बस आप लोगों ने ये रट्टा लगा लेना है. जैसे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का हमें पता है ना कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसी तरह एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन या प्रोग्राम को डिज़ाइन करना होता है. अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैं अगर आप लोगों की कोई प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको काम दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, अगर आप उस टास्क को या किसी प्रॉब्लम को टुकड़ों में आप उसको या अलग कर दें या फिर उसको स्टेप बाय स्टेप बताएं. जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर आपको कोई बोल दे कि चाय बना दो, तो सिंपल एग्जांपल यही आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं. पहले आप उसको उसके स्टेप्स कैसे बनाएंगे. आपके पास प्रॉब्लम है या समझ लें आपका प्रोग्राम है कि आपने चाय बनानी है. सबसे पहला स्टेप होगा आपने अपना पतीला रखना है, फिर आपने स्टोव ऑन करना है. उसके बाद उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स जो दूध, पत्ती, चाय, ये सारी चीज़ें डलती हैं, चीनी वगैरह, तो ये आप डालेंगे स्टेप बाय स्टेप और उसके बाद एंड में उसको बॉईल करेंगे और आपकी टी तैयार हो जाएगी. तो इस तरह हमने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को स्टेप्स में डिवाइड कर लिया. अब इसको हम लोग अगर प्रोग्रामिंग की तरफ चलें तो वहाँ पे भी यही सेम केस होता है. अब एल्गोरिथम की डेफिनेशन यहाँ पे सिंपलेस्ट लिखी हुई, मैं बोलूँगा कि सिंपलेस्ट है. एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ डिजाइनिंग अ प्रोग्राम यूजिंग नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स. इस बात का क्या मतलब, अब मैंने आप लोगों को बताया ना, एग्जांपल दी कि चाय बनानी है, तो आप लोगों ने वहाँ पे क्या किया था, मैंने आपको नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज मतलब जो अपनी इंसानों की नॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो हर किसी को समझ आ जाए, उस लैंग्वेज में बताया ना कि पहले कटोरा उठा के रखेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे, फिर उसके अंदर सारी चीज़ें डालेंगे. तो एल्गोरिथम भी हमारे पास ऐसी लैंग्वेज के अंदर ही होता है कि नॉर्मल जो ह्यूमंस होते हैं वो लैंग्वेज होती है. जैसे इंग्लिश होती है नॉर्मल, हमारे पास वही इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो एल्गोरिथम ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश में ही आगे प्रोग्रामिंग में कर रहे होते हैं. तो प्रोग्रामिंग, अगर कोई प्रोग्राम दे दिया आपको सिंपल सा, या आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, आपको दो नंबर को कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक नंबर को उठाएंगे, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप दूसरे नंबर को उठाएंगे, फिर तीसरा स्टेप प्रोसेस होगा कि इन दोनों को ऐड करना है. तो हमने क्या कर दिया, स्टेप बाय स्टेप उस प्रोग्राम को डिजाइन करना है. अब एल्गोरिथम को हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये एक किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी सॉफ्टवेयर की समरी है. समरी का क्या मतलब, जब आप सॉफ्टवेयर आप डायरेक्ट खोलेंगे उसकी कोडिंग तो आपको नहीं समझ आने वाली ना. कोडिंग तो कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होगा या इस तरह कुछ होगा, डायरेक्ट तो नहीं समझ आती. उससे पहले आप लोग क्या देखेंगे, उसका एल्गोरिथम. एल्गोरिथम देखने के बाद आपको पता लगेगा कि ये प्रोग्राम किस बारे में, या इसके अंदर मेजर जो स्टेप्स हैं, मेजर इसके अंदर काम क्या हो रहा है, वो आप लोगों को पता लग जाएगा. दूसरा, कोई अगर प्रोफेशनल बंदा नहीं है, कोई प्रोग्रामर नहीं है, तो वो भी एल्गोरिथम को समझ सकता है, सिंस इट इज़ रिटन एंड अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस. यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम और एल्गोरिथम में मेन डिफरेंस यही होता है. अब प्रोग्राम और एल्गोरिथम क्यों बोल रहा हूँ, अब अगर हम लोग बोलें कि एल्गोरिथम भी तो एक तरीके से प्रोग्राम ही हुआ ना. एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम. प्रोग्राम और एल्गोरिथम में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो प्रोग्राम होता है वो हमारे पास मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर रिटर्न होता है. उसके अंदर लिखा होता है मशीन अंडरस्टैंडेबल, मतलब वो लैंग्वेज जो सिर्फ मशीन समझ सके, दैट इज 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेज. अब एल्गोरिथम पे आ जाए तो एल्गोरिथम तो आप लोगों ने अपने दिमाग में यही बात सेट रखनी है कि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है. अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं एल्गोरिथम की, अगर आप लोग एक रूम में बैठे हुए और अचानक से वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जो है गायब हो जाती है, लाइट चली जाती है वहाँ की, तो ये एक प्रॉब्लम है. आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं. प्रोग्राम को हम लोग इससे वो कर रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं कि अगर लाइट चली जाती तो आप लोग क्या, पहले आप लोग जो है मेन प्रॉब्लम को देखेंगे, ये प्रॉब्लम क्या है. पहला स्टेप क्या है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना. प्रॉब्लम क्या है कि भाई लाइट चली गई है. दूसरा, उसके बाद फिर आप बोर्ड्स में चेक करेंगे, स्विचेस चेक करेंगे कि मसला कहाँ पे आ रहा है. फिर जैसे ही आप लोगों को मसला पता लग जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्लानिंग बनानी है. फोर्थ स्टेप ये होगा कि आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया एंड दैट्स इट, वो फिनिश. तो इसी तरह हम लोग प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप जब डिजाइन कर रहे होते हैं, उसकी प्लानिंग बना रहे होते हैं. जब कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो मजदूर ये तो नहीं करता ना कि ब्लॉक और सीमेंट उठाई और पहुंच गया बिल्डिंग बनाने. नहीं, वो पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएगा, फिर पहले देखेगा कि बिल्डिंग का कौन सा रूम कहाँ पे बनना है, किस तरह उसकी जो है पाइपलाइंस डलनी है, किस तरह उसकी इलेक्ट्रिसिटी केबल्स डलनी है. तो इसी तरह जब हम लोग प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो प्रोग्राम जो कोडर होता है वो डायरेक्ट बैठ नहीं जाता कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए, वो पहले उसकी प्लानिंग बनाता है. उसके लिए वो उस प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम. तो अब दोबारा बात करते हैं, ये एल्गोरिथम वर्ड जो है थोड़ी सी अगर हम लोग बेसिक्स देखें, ये अल-ख्वारिज़मी ने इंट्रोड्यूस करवाया. मेन वर्ड था एल्गोरिज्म, एल्गोरिज्म से एल्गोरिथम निकला है. और अगर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें
तो एडवांटेजेस फर्स्ट हमारे पास आता है कि इजी टू अंडरस्टैंड, सिंस ये ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है और हम इसको बाय स्टेप लिखते हैं तो कोई भी अनप्रोफेशनल बंदा इसको समझ सकता है। दूसरा, यूजेज अ डेफिनेट प्रोसीजर। इस बात का क्या मतलब है कि ये इसका एक कोई फिक्स मेथड है कि हर स्टेप वेल डिफाइंड होगा। थर्ड, नॉट डिपेंडेंट का मतलब ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद ही एक अलग से एक चीज़ है। मतलब इस कोई ये नहीं है कि ये एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसका अलग एल्गोरिथम होगा, पाइथन है तो उसका अलग होगा, नहीं। इंग्लिश में लिख रहे हैं हम लोग, इंग्लिश स्टेटमेंट्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास जो है नॉट इंडिपेंडेंट है एल्गोरिथम। फोर्थ, हमारे पास इजी टू डिबग। इसका मेन फैक्टर ये है, आसानी से डिबग कर सकते हैं। डिबग करने का मतलब होता है अगर प्रोग्राम में कोई मसला आता है, एरर आता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम में अगर एल्गोरिथम हमसे गलत बन गया तो इसको डिबग करना आसान है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेप में लिखा होगा तो हम स्टेप देखेंगे, जिस स्टेप में प्रॉब्लम है हम उसी के साथ छेड़खानी करेंगे। पांचवा, ईजियर फॉर प्रोग्रामर टू कन्वर्ट इट इनटू एक्चुअल प्रोग्राम। इस बात का मेन चीज़ यही है कि स्टेप बाय स्टेप होता है। सिंस ये पूरे प्रोग्राम अगर हम लोग कोई बनाना चाह रहे हैं वो हमारे पास पार्ट्स में डिवाइड होगा, जब पार्ट्स में डिवाइड होगा हम हर एक पार्ट को लेके एक्चुअल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही वही बात है, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, अगर कोई बड़ा मसला है आप उसको टुकड़ों में, या अगर आप कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं या कोई केमिस्ट्री का कोई, अगर आप लोग केमिकल रिएक्शन सॉल्व कर रहे हैं, कोई इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, तो सबसे आसान मेथड बचपन से हमें टीचर्स यही बता रहे हैं कि उसको स्टेप बाय स्टेप करो, या फिर मतलब उसको पार्ट्स में ब्रेक करो ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे भी यही है, जब हम उसको पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं तो फिर उसको प्रोग्राम में बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी हद तक प्रोग्रामर के लिए आसान हो जाता है। डिसएडवांटेजेस, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, स्टार्ट करो, फिर एक एक चीज़ को डिटेलिंग के साथ लिखना पड़ता है, और यहाँ पे तो कोई सेंटेक्स वगैरह वो भी नहीं है, हमें हर एक चीज़ को इंग्लिश स्टेटमेंट्स में, ह्यूमन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स में लिखनी पड़ती है, तो टाइम काफ़ी हमारा कंज्यूम होता है। दूसरा, ये डिसएडवांटेज इसका ये कि बिग टास्क आर डिफिकल्ट टू पुट इन एल्गोरिथम्स। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, अगर हमारे पास लूपिंग आ जाती है या इफ एल्स के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, सीक्वेंशियल के अलावा वाले कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो उनका एल्गोरिथम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और मुश्किल भी हो जाता है। बन जाता है लेकिन वही बात है, टाइम ज़्यादा लगता है। अब फिर उसको जब हम बात आती है एल्गोरिथम को प्रोग्राम में बनाने की, उसको कोड, उस पर कोड लिखने की, तो फिर वहाँ पे हमारे पास काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है प्रोग्रामर्स के लिए। आई होप कि आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा एल्गोरिथम के बारे में। यहाँ पर एक एल्गोरिथम की सिंपल सी एग्जांपल भी लिखी हुई है। इसकी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है इसका, मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूँ कि 50 स्टूडेंट्स एक कोर्स में रजिस्टर हुए, मतलब 50 स्टूडेंट्स एक क्लास में फॉर एग्जांपल, और हर क्लास के जो 50 बच्चे हैं उन सब ने 2-2 क्विजेस दिए थे। हर एक टेस्ट जो है वो 10 मार्क का था। अब एक स्टूडेंट वो तब पास किया जाएगा जब उसका एवरेज स्कोर क्विजेस में ग्रेटर देन 60% होगा। अगर उसका एवरेज दोनों क्विजेस में लेस देन 60 हुआ तो वो फेल कर दिया जाएगा। अब ये जो पूरी सिचुएशन मैंने आपको बताई, ये था हमारा क्वेश्चन। समझ लिया हम लोगों ने इस पे ही प्रोग्राम बनाना है अपना। अब प्रोग्राम हम लोग बनाने से पहले उसका एक एल्गोरिथम बनाएंगे। एल्गोरिथम क्या होता है? सीक्वेंस और स्टेप्स रिटन इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ये जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ये बात शुरू से मैं बता रहा हूँ ना कि जब अभी हम लोग इस एग्जाम्पल की जो हमने 5 स्टेप्स बनाए ना एल्गोरिथम के, ये पढ़ के आप लोगों को समझ आ जाएंगे कि हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल क्यों बोल रहे हैं। पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास? इनपुट मार्क्स फॉर अ स्टूडेंट फॉर द 2 क्विजेस। सबसे पहले देखिए हम लोग 2 क्विजेस का सबसे पहले तो हमें एवरेज निकालना है, और वो जो एवरेज 2 क्विजेस का आएगा, उस क्विजेस जो एवरेज होगा उसको हम लोगों ने फिर कंपेयर करना है 60 से। आया कि ये 60% से ज़्यादा है या नहीं। अगर ज़्यादा है तो हम लोग बोल देंगे भाई स्टूडेंट पास है, अगर नहीं है, अगर कम है तो हम लोग बोलेंगे ये फेल है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इनपुट मार्क्स फॉर अ स्टूडेंट फॉर द 2 क्विजेस, कि जो दोनों क्विजेस थे, अगर हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक बच्चा हमारे पास, फिलहाल एक पहले बच्चे की बात कर रहे हैं, हमने उस बच्चे के दोनों क्विजेस के मार्क्स लिए, टेस्ट 1 क्विज 2 के मार्क्स लिए। एक में फॉर एग्जांपल अगर उसके 9 आए और दूसरे में उसके आए 10, हम लोगों ने ये इनपुट ले लिया उसके मार्क्स, फिर हम लोगों ने इन दोनों को प्लस करवाया। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? इन दोनों को प्लस किया, ऐड किया दोनों मार्क्स को। 9 + 10 हमारे पास 19, ठीक। थर्ड स्टेप है हमारे पास फाइंड एवरेज बाय डिवाइडिंग द सम बाय 2। अच्छा, एवरेज कैसे निकालते हैं? सिंपल, जो सम होता है उसको डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं। दो क्विजेस के मार्क्स हैं तो 19 डिवाइडेड बाय 2 किया, उसके हमारे पास आ रहा है 8.5। फिर हमारे पास 4 जो स्टेप होता है, इफ द एवरेज ग्रेटर देन 6 डिक्लेयर पास अदरवाइज फेल। ये हम लोग 6 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 60 जो % है, अगर हम लोग इसको सिंपल उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 100 6 बन जाएगा। तो अगर एवरेज दोनों क्विजेस का ग्रेटर देन 6 है तो जो स्टूडेंट है वो पास है। अगर 6 से छोटा है, 6 से लेस देन है, तो फिर वो
अदरवाइज फेल। अब हमारे पास पांचवा स्टेप क्या है, रिपीट स्टेप्स 1 to 4 फॉर द रिमेनिंग 49 स्टूडेंट्स। ये जो लिखा हुआ ना स्टेप्स 1 to 4, ये जो हमारे पास स्टेप्स हमने नंबरिंग की हुई ना 1 2 3 4 5, इस 5 स्टेप में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास लूप चल गया, मतलब चीज रिपीट होगी। ये जो एल्गोरिथम है ये रिपीट होगा। ये जब फिफ्थ स्टेप पे आएगा ना, फिफ्थ स्टेप इसको बोल रहा है भाई रिपीट स्टेप्स 1 to 4, मतलब ये 1 को दोबारा रिपीट करेगा। कब तक, जब तक सारे 50 स्टूडेंट नहीं हो जाते। पहला हम लोगों ने किया वो तो एक बंदा हो गया ना, फिर 49 स्टूडेंट्स जो पीछे रह गए उनके लिए हमने दोबारा इस एल्गोरिथम को रिपीट किया। मेन स्टेप्स आप लोगों ने समझने थे कि बस हमने क्विजेस को उनका इनपुट लिया, दोनों क्विजेस के मार्क्स इनपुट लिए। दूसरा स्टेप, उन दोनों मार्क्स को ऐड किया और फिर उसको डिवाइडेड बाय टोटल किया ताकि हमारे पास एवरेज आ जाए, क्योंकि हमें एवरेज ही चेक करना है। फिर एवरेज में हमने कंडीशन लगा दी कि आया कि ग्रेटर देन 6 है या नहीं। ग्रेटर देन 6 इसलिए किया क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ग्रेटर देन 60% होना चाहिए, तो वो पास है वरना नहीं। अब ये तो हमारे पास हो रहा था एक स्टूडेंट का, हमें चेक करना है 50 के लिए, तो यही स्टेप को, इसी एल्गोरिथम को हम 50 दफा चलाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रिमेनिंग 49 स्टूडेंट्स। अब एल्गोरिथम ये पूरा आप लोगों को एग्जांपल करवाई, समझ आ गई होगी। अब ये यहाँ पे एक बात नोट करें, जो पांचवें स्टेप्स है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जाहिर है सिंपल से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। अब ये जो पूरा एल्गोरिथम है ये मशीन नहीं समझेगा, कंप्यूटर नहीं समझेगा। इस एल्गोरिथम को अगर आप डायरेक्ट कहीं टाइप करेंगे और किसी भी कंपाइलर में डालेंगे ना, वो एरर देगा। जाहिर है उसको ये बात थोड़ी समझ आएगी, उसको तो 0 और 1 समझ आती है, वो जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, उसकी अपनी मशीन लैंग्वेज है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, जब हम लोगों ने एल्गोरिथम लिखना होता है तो उसके लिए हम लोग दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या तो सूडो कोड या फिर फ्लो चार्ट। और जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो तब हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो C++, पाइथन, जिन 5 जनरेशन होती हैं डिफरेंट, बहुत सारी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। और एल्गोरिथम को लिखने के लिए सूडो कोड हमारे पास फेक कोड होता है, और फ्लो चार्ट्स हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फ्लो चार्ट बस यही होता है, फ्लो चार्ट भी यही होता है, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोग्राम की। बस फ्लो चार्ट में हम लोग जो है उसको, जो स्टेप्स होते हैं ना 1 2 3, इसको हम लोग सिंबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हम एक ग्राफिकल सी रिप्रेजेंटेशन बनाते थे। यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स में स्टेप्स लिखे हुए, नंबरिंग की हुई है, वहाँ पे हमारे पास सिंबल्स आ जाएंगे, एक फ्लो चार्ट बन जाएगी। तो दोनों में ये डिफरेंस है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ नया सीखने को मिला हुआ हो तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। स्टे कनेक्टेड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।